हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर श्रेष्ठ इंटर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री इतिहास चैप्टर नंबर 1 में जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसमें जितना भी आपका यानी चैप्टर नंबर 1 में जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, जिस जिस टाइप का बनते हैं, उन सारे प्रश्नों का मैं आज लेकर आया हूँ। और आपको बस ये सारे प्रश्नों का आपको उत्तर देखते चलना है और याद कर लेना है, ताकि आपको एग्जाम में जब भी आवे ऐसा प्रश्न तो आपसे छूटे नहीं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से सारे लेसन का यानी कि सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम सारे चैप्टर का लगातार बिल्कुल ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न आता है। अगर आप उत्तर जानेंगे तो उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न कहता है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। क्या था फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण, क्या था? इसका उत्तर आपको देना है। ऑप्शन नंबर में है प्रजातंत्र शासन, बी में है निरंकुश शासन, सी में है गिरफ्तारी पत्र और डी में है मनसबदारी प्रथा। तो इसका आंसर जो होगा, आपका करेक्ट आंसर जो होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरंकुश शासक हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था क्या था? तो निरंकुश शासक था, याद रखना है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कहता है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना बिना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना बिना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुब्रो वंश। ठीक है, याद कर लेना है। ऐसा प्रश्न बहुत ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब सारे प्रश्नों को आपको देख लेना है। देखिए अगला प्रश्न आपका, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ये सब सारा प्रश्न आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1804। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे, प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है, एक बार और मैं प्रश्न को बता दूं, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में, आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका प्रश्न क्या कहता है, बीना सम्मेलन वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? वियना सम्मेलन कांग्रेस के वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मेटरनिक। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट, मेटरनिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या प्रश्न कहता है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक के व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना। ये आपका क्या था, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कहता है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो इसका आंसर जो होगा, देखिए प्रश्न बहुत आसान है और आसान प्रश्न ही हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। आपका इसका मेटरनिक कौन था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका प्रश्न कहता है, किसने कहा था फ्रांस से जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये बात किसने कहा था, आपको बताना है। तो ये बात कहा था, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेटरनिक। मेटरनिक ने कहा था, क्या कहा था? मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो इसका उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 5। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 थे, याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या कहता है, कह रहा है रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? 9 में आपका पूछ रहा है रोमानीवाद क्या था, तो इसका उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक सांस्कृतिक आंदोलन। याद रखना है, रोमानीवाद क्या था? तो एक सांस्कृतिक आंदोलन आंदोलन था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है दोस्तों, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यूरोप।
ठीक है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका कहता है मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? क्या पूछ रहा है? मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा फ्रांस, याद रखना है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्ण जागरण। ठीक है, पूर्ण जागरण, याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है बीना कांग्रेस कब हुआ? बीना कांग्रेस कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना याद है तो आपका इसको याद रखना 1815। बीना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। आगे देखिए, आगे आपका कहता रहा 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासक व्यवस्था हुआ? 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन हुआ? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए 15 में क्या कहता है? 15 में कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1707 ईस्वी में। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 ईस्वी में, याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मेजनी, याद रखना है, ए मेजनी। आगे देखो 17 में क्या कहता है? कह रहा इटली के एकीकरण का महिसा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का महिसा किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, मेजनी। मेजनी को ही क्या कहा जाता है? इटली का एकीकरण का महिसा कहा जाता है। आगे देखिए 18 में कहता है मेजनी का संबंध किस गठन से था? मेजनी का संबंध किस गठन से था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बनकारी, याद रखना है, कार्बनकारी। मेजनी का संबंध किस गठन से था? तो कार्बनकारी से था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? किसने कहा था? क्या है 19 में? कह रहा किसने किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना लिया? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना लिया? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, कांट काबूर। ठीक है, कांट काबूर। आगे देखो यंग यंग इटली का संस्थापक कौन थे? यंग इटली का संस्थापक कौन थे? इसका याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजनी। यंग इटली का संस्थापक कौन थे? तो मेजनी हो जाएगा। आगे देखिए 21 में, 21 में कहता है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? 21 में लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैरीबाल्टी। ठीक है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्टी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देखिए, काबूल कौन था? काबूल कौन था, इसको बताइए। 22 में आपका पूछ रहा है काबूल कौन था? तो आपको यहाँ पे बताना है इटली का प्रधानमंत्री था। कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 में आपका प्रश्न कहता है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो 23 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मेजनी। ठीक है, मेजनी ने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है? बढ़ गया ज़्यादा आगे, चलिए देखिए 24 में कहता है कार्बनकारी का कार्बनकारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बनकारी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1810 में। कार्बनकारी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 में, याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है? गैरीबाल्टी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्टी पेशे से क्या थे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नाविक। चलिए 26 में आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कॉन्ट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत बार पूछ चुका है और 26 भी बहुत बार पूछ चुका था, इसको याद रखना है। इसका आंसर जो होगा आपका 26 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, कॉन्ट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है, तो बताइए 27 का करेक्ट आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा बिस्मार्क का संबंध नहीं है किससे, इटली के एकीकरण से, तो याद रखना है। ठीक है, बाकी मेजनी काबूर और गैरीबाल्टी ये तीनों का संबंध है किससे, इटली के एकीकरण से। आगे देखिए आपका कह रहा विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, ये हमको पता है कि ये प्रसा का था। कहाँ का था, प्रसा का था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो प्रसर का, याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जॉलवेराइज की स्थापना किस राज्य ने की। जॉलवेराइज की स्थापना किस राज्य ने की, तो 29 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा प्रसा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 देखते हैं, सीडन का युद्ध किसके बीच हुआ था। सीडन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था बताना है। 30 का करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रसा और फ्रांस के बीच। ठीक है, सेडॉन का यूज प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हिगेल। हिगेल आपको याद रखना है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था, तो हिगेल। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। 32 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो था जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध था। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में आपका प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो इसका आंसर जो होगा आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रायमंड। याद रखना है, रायमंड। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो रायमंड संघ की स्थापना की, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 34 में किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो 34 का क्या होगा आपको बता देना है। आप नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ, सेडॉन का युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो सेडॉन का युद्ध के बाद आपका क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है जर्मेनिया क्या थी। जर्मेनिया क्या थी, 35 का आपको आंसर बताना जर्मेनिया क्या थी, तो आपको याद रखना है जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। क्या था, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 36 में क्या है। 36 में कहता है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ आपको बताना है, तो इसको याद रखना 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, 1871। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी, तो बताना है आपको जालवेरिन एक कैसे संस्था थी, व्यापारियों ने, व्यापार जलवरिक एक संस्था थी किसका, तो व्यापारियों का। ठीक है, व्यापारियों का हो जाएगा, आपको याद रखना व्यापारियों की, नहीं व्यापारियों की। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है सेडॉन के युद्ध, चलिए आगे देख लेते हैं ऑप्शन भी। सेडॉन के युद्ध में किसका पराजय हुआ, यही ना है जी बिल्कुल। सेडॉन के युद्ध में किसका पराजय हुआ, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑस्ट्रिया का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का क्या हुआ था, सेडॉन के युद्ध में पराजय हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में बिस्मार्क क्या था। 39 में क्या कहता है बिस्मार्क क्या था, इसका आंसर आपको बताना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क क्या था, तो कूटनीतिज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है हिगेल कौन था, आपको बताना है हिगेल कौन था। 40 में क्या पूछ रहा है, हिगेल कौन था, तो आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए आंसर क्या हो जाएगा, दार्शनिक था। हिगेल कौन था, तो दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 41 में देखिए क्या कहता है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था।
फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, कब? 1870 में। तो इसका आंसर जो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेडॉन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेडॉन में, याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में कर रहा है, 42 में क्या कहता है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसका आंसर आपको याद रखना फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है, यहाँ पे 43 में आपका है, यहाँ पे देखो सोल्स सेल्स होगा, गलत लिखा हुआ है। सेल्सबिग और होल होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? सेल्सबिग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो 43 का आपका करेक्ट आंसर जो होगा जर्मनी के एकीकरण से, याद रखना ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट याद करिएगा, जर्मन रायमन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। आगे देखते हैं, आगे आपका दिया हुआ है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसका याद रखना 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। सेडॉन युद्ध कब हुआ था? इसको बताना है सेडॉन युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1870 ईस्वी में। सेडॉन युद्ध कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, 48 में प्रश्न करता है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण में के प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बिस्मार्क। चलिए आगे देखते हैं 49, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 49 का करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। आगे देखिए 50 में कहा था, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा गैरीबाल्टी, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है गैरीबाल्टी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो गैरीबाल्टी। आगे देखो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को, याद रखना है तुर्की को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुर्की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, 52 में क्या कहता है, कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो 52 का जो करेक्ट आंसर जो होगा यूनान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा रहा? तो यूनान। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के किस की पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? इसका आंसर आपको बताना है। तो 53 जो करेक्ट आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुर्की की। तुर्की का क्या हुआ था? पराजय हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे 54 में पूछ रहा है आपसे, कह रहा है 1829 ईस्वी की 1829 ईस्वी की एंड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट आंसर रूस के साथ हुआ था। 1829 ईस्वी की एंड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो रूस के साथ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो 55 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा यूनान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना। 56 में क्या कहता है, 56 में कहता है हंगरी की भाषा, यहाँ पे भाषा क्या थी? ठीक है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैंग्यार, ऑप्शन नंबर बी होगा मैंग्यार भाषा, ऐसे होता है। आगे देखो 57 में क्या कहता है, कह रहा है यूरोपीय राष्ट्रवाद के राष्ट्रवाद, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा सर, राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने
जैवोविंग क्लब की स्थापना की? तो 57 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टीपू सुल्तान। ठीक है, याद रखना टीपू सुल्तान। और आगे आपका ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58। इस वीडियो में हम लोग टोटल 58 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि सारा का सारा प्रश्न चैप्टर नंबर 1 से था। अगर चैप्टर नंबर 2 यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद का, इसका भी आपको सारे ऑब्जेक्टिव देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जा करके हमारे चैनल पे बिल्कुल लगातार देख सकते हैं। सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ और कराते रहूँगा। आगे देखिए क्या रहा है, 19वीं शताब्दी में यूरोप के विकास का क्या परिणाम हुआ? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। अगर आपको वीडियो समझ में आए और बहुत सारे प्रश्न का अगर आप सॉल्यूशन दिए हैं तो कितना आपका सॉल्यूशन दे करके कितना आपका आंसर आया है 58 में, आप कितना सही कर चुके हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर यहाँ पे कोई भी कमी रह चुकी हो या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना हो या कोई टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन लगता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।